से मैं शालिनी कपूर तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 इंडिया पर। प्रयागराज कोर्ट ने बहुत हद तक अतीक अहमद का तो हिसाब कर दिया है क्योंकि आजीवन कारावास उसे हो चुका है, लेकिन अब बारी है अतीक के शहजादों की, उसकी पत्नी की, उसकी बहनों की और बहनों की बेटियों की। जो बड़ी खबर है उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के ऊपर शिकंजा कस रहा है। उसकी दोनों बेटियों के ऊपर भी केस दर्ज करने की तैयारी में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। बड़ी खबर क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड में आयशा नूरी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने शूटर्स की मदद की, न सिर्फ घर पर उनको बुलाया उमेशपाल हत्याकांड के बाद, उनकी आवाभगत की, खातिरदारी की, फिर पैसा उन्हें दिया ताकि वो भाग सके वहां से। और इसीलिए अब जबकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उमेशपाल की बहन भी मोस्ट वांटेड घोषित हो चुकी है। बेगम शाइस्ता परवीन पहले ही मोस्ट वांटेड है। अब अहम खबर यह है कि इस केस में बहन के साथ साथ उसकी दो बेटियों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है और अब इनके ऊपर शिकंजा बहुत जल्द कस सकता है। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। अमित, खबर अभी तक ये थी कि बहन ने मदद की, अब बहन के साथ साथ उसकी दो बेटियों के ऊपर केस दर्ज किया जाना और उन पर भी शिकंजा कसना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, आयशा नूरी जो कि अतीक अहमद की बहन है और आयशा नूरी के साथ साथ जो उसकी दो बेटियां हैं वो अब मोस्ट वांटेड की लिस्ट में होंगी और जल्द ही प्रयागराज पुलिस उन पर इनाम भी घोषित करेगी। दरअसल आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके हैं और सलाखों के पीछे कब गए? जब सीसीटीवी विजुअल्स निकलकर सामने आया, यानी उमेशपाल शूटआउट के ठीक 10 दिन बाद गुड्डू मुस्लिम उनके घर पे पहुंचता है, उसका आवाभगत किया जाता है। गुड्डू मुस्लिम 17 घंटे तक आयशा नूरी के घर पे था। यही नहीं, उमेशपाल शूट आउट के अगले दिन आयशा नूरी अपनी एक बेटी के साथ पहुंचती हैं प्रयागराज और उसके बाद बताया जाता है जो शूटर थे उसे मदद करती है प्रयागराज से बाहर निकलने में। बाकायदे जो आयशा नूरी की गाड़ी थी वो लावारिस अवस्था में कौशाम्बी जिले में मिली थी, उस पर मुकदमा दर्ज था। अब उस पर जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता रहा और यूपी एसटीएफ मैन टू मैन मार्किंग करके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके बाद गुड्डू मुस्लिम और तमाम शूटरों के साथ अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक और बहन आयशा नूरी के संबंध स्थापित हुए कि किस तरीके से ये भी लगातार साजिश में शामिल थी। यही नहीं, आयशा नूरी की एक आयशा नूरी की बेटियों की आयशा नूरी की बेटियों की उम्र के बारे में कोई जानकारी आपके पास है क्या? मतलब दोनों नाबालिग हैं या फिर 18 साल से ऊपर की हैं? देखिए, दोनों बालिग हैं और आयशा नूरी की एक बेटी के साथ अशद अहमद जो कि 5 लाख का इनामी बदमाश है, अतीक अहमद का बेटा है जो उमेशपाल शूटआउट में देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइविंग सीट से उतरता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है। उससे आयशा नूरी की बेटी का एक शादी तय हुआ था, पिछले साल सगाई हो चुका था। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये जो आयशा नूरी परिवार है, बुरा हश्र और क्या होगा कि पूरा परिवार अब नपता चला जा रहा है। बहनोई जेल में है, बहन के ऊपर शिकंजा कस गया है, अब भांजियों का भी नाम दर्ज होने वाला है और उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो पूरा जो अतीक गैंग है वो अब मुश्किलों में बढ़ता चला जा रहा है और इन सब के पीछे वजह वही उमेशपाल हत्याकांड है क्योंकि उसके बाद से कड़ी दर कड़ती जुड़ती चली जा रही है और एक एक करके राज सामने आते चले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अतीक की डायरी में मिले कोडवर्ड का भेद खुल गया। मैडम और डॉक्टर कोडवर्ड से मिले कई सुराग। प्रयागराज से अहमदाबाद तक बढ़ी अतीक की मुश्किल। अतीक के गुनाहों का राज एक एक कर सामने आ रहा है। साथ ही प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम अतीक के रजिस्टर से मिले कोडवर्ड को डिकोड करने में जुटी है। फिलहाल मैडम और डॉक्टर कोडवर्ड को डिकोड कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि मैडम का कोड नेम अतीक की बहन आयशा नूरी को दिया गया था, तो आयशा नूरी के पति को डॉक्टर का कोड नेम दिया गया था। उमेशपाल शूटआउट केस में आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। उस पर शूटरों को फरार करवाने में मदद करने का आरोप है और अब उस पर भी शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक तरफ आयशा नूरी पर शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ खुद अतीक की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है और उसे आतंकियों वाली सेल में अकेले रखा गया है। अतीक अहमद अब 200 खोली यार्ड में चला गया है।
200 खोली यार्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कैदी के पसीने छूट जाते हैं। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में अंडा सेल में अभी तक बंद अतीक अहमद को 2 दिन पहले ही उसे 200 खोली यार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 200 खोली यार्ड मतलब एक ऐसा सेल है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस यार्ड के अंदर ज़्यादा तौर पे हाई प्रोफाइल मतलब कि जो आतंकवादी तौर पे होते हैं उन तरह के कैदियों को रखा जाता है। ये 200 खोली यार्ड है, उस खोली यार्ड के अंदर फिलहाल जो है 100 जितने आतंकी, साथ में अतीक अहमद को अलग से एक यार्ड दिया गया है। कुल 4 यार्ड है, एक यार्ड के अंदर 50 कैदी रह सकते हैं। वैसे 2 यार्ड के अंदर मतलब 100 जैसे आतंकी और अन्य आरोपी हैं, और सिर्फ एक खोली जिसमें करीब 50 लोग रह सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद को अकेले रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैदी को बाहर नहीं निकाला जाता है। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और राउंड द क्लॉक जो जेल सिपाही होते हैं वो जो है ड्यूटी देते रहते हैं। अतीक अहमद को खाना भी अंदर मिलेगा। अतीक अहमद को जो भी करना होगा वो जेल में अकेले ही करना होगा। यानी साफ है कि अतीक अहमद का अब अपनी सेल से निकलना भी बंद हो जाएगा, और वो ना तो किसी से मिल पाएगा और ना ही किसी से बात कर पाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सिर्फ अतीक ही नहीं बल्कि पूरे गैंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अतीक के रिश्तेदार हों या करीबी या फिर किसी न किसी रूप में अतीक अहमद को मदद पहुंचाने वाले सब रडार पर आ चुके हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटे असद को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। तो असद की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अतीक की क्राइम कुंडली न्यूज़ 18 इंडिया भी खंगाल रही है। अब देखिए, अगर आपको कोई परेशान करे, आपसे रंगदारी मांगी जाए, पैसा मांगा जाए, अपहरण हो जाए, कोई भी अगर आपको प्रताड़ित कर रहा हो तो आप किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास, कानून की शरण में। लेकिन अतीक का साम्राज्य ऐसा था, उसका खौफ इतना ज्यादा था कि पुलिस, कानून सब उसके चरणों में रहा करते थे। सन 2006 से लेकर के 2011 तक अतीक का आतंक इस तरह का था कि पुलिस भी किसी की मदद नहीं कर पाती थी, और यही वजह थी कि आम लोग अतीक के खिलाफ मुंह खोलने के पहले भी 10 बार सोचते थे। क्या था अतीक का उस वक्त का साम्राज्य, किस तरह से उसकी तूती बोलती थी, कैसे हर कोई खौफ में रहता था, ये जानने के लिए हमने जांच अधिकारी से बात की। न्यूज़ 18 इंडिया से पूर्व जांच अधिकारी नारायण सिंह परिहार ने अतीक के अतीत के बारे में जो बताया वो आप सुनिए। आज अतीक अहमद के खौफ के बारे में, खास तौर से वो पीरियड 2006 से 11 के बीच में, अब वो अतीक अहमद पूरी पीक पर था, अतीक अहमद का भाई अशरफ पीक पर था, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह उस वक्त वो बन गए थे, उनका दहशत लगातार फैल रहा था प्रयागराज और आसपास के जिले में। उसके बारे में खुद अपनी जुबानी नारायण सिंह परिहार बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2006 से 11 के बीच में कितना खौफ अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और उसका पूरा परिवार, उसके गुर्गों का किस तरीके से प्रयागराज को शाम्बी आसपास के जिलों में व्याप्त था? उनका बहुत बड़ा खौफ था और कोई भी आदमी उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 25 जनवरी 2005 की घटना है। उस समय के धूमनगंज एसओ परशुराम सिंह थे, उन्होंने प्रारंभिक विवेचना की और घटना में जो है ऑटोमेटिक वेपन्स के भी फायर हुए थे। कहा तो ये जाता है कि AK-47 वगैरह की भी फायरिंग हुई थी और मौके पर तमाम कारतूस कई बोरों के मिले थे। परशुराम जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए उन कारतूसों को कलेक्ट किया। परशुराम जी पहले आईओ थे इस केस के? फर्स्ट आईओ थे। तो उन पर इतना दबाव बनाया गया, इवन उनको ये हुआ कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कभी आपसे सीधे ये नहीं कहा कि इस केस को छोड़ दो अतीक या अशरफ? सिर्फ उसने अपने गुर्गों से धमकी दिलाई? गुर्गों से धमकी दिलाई, और जब बयान लेने गए तो ये कहा कि जो है कायदे से बयान लिखिएगा, हमारी सरकार आएगी तो ये सब मुकदमे वापस होंगे, और तुम ऐसा मत लिखना जिससे तुम खुद फंस जाओ। सन 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हो गई थी और उसी के चश्मदीद गवाह थे, उसी के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। अब उसी कांड में बाकी जो गवाह हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सांस यहाँ पर अटकी हुई है क्योंकि ये डर लग रहा है कि उमेश पाल की हत्या हो सकती है, तो फिर हमारी क्यों नहीं? अच्छा, उमेश पाल
मुख्य गवाह थे, लेकिन चश्मदीद गवाह भी इस मामले में एक थी और उनका नाम है रुखसाना। बगल में वो बैठी हुई थी राजूपाल के जिस वक्त हत्या हुई थी। वो किस तरह खौफ में, कैसे उन्हें धमकियां मिल रही हैं, ये भी न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे पूछा, जाना उनका हाल, दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में जिस तरह से राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद से राजूपाल केस से ताल्लुक रखने वाले हर किसी शख्स पर खतरा मंडरा रहा है। इस केस में चश्मदीद रुखसाना को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। आज 4-5 दिन पहले एक मुबारक हैं, अतीक के बहुत खास शूटर हैं। अभी 4-5 दिन कहें कि ऐसा है कि जैसे उमेश पाल गए हैं, अगर सीबीआई कोर्ट मत दे दिया है, बस हमारा केस लगने वाला है गवाही, अब तुमका हम मार दो। और देखी थी का होता है, जैसे भाई के आदमी सब भागे हैं, कुछ नहीं कह पाए सरकार, और हम भी वैसे करब और तुमका हम मारब जरूर, और नहीं गवाही बदल दिया। और हमारे पूरे परिवार का बहुत धमकी, बहुत सटकी, हम लोगन डेर के मारा कहीं निकलित नहीं ना, शहर बाजार तक नहीं जाई डेर के मारा। अब बहुत धमकी, जब से उमेश पाल मारे गए बहुत डर लगता है। अतीक के गुर्गों पर गवाही नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, तो वहीं रुखसाना का भी कहना है कि उन्हें सरकार और कानून पर भरोसा है और वो कोर्ट में गवाही देकर रहेंगी। उमेश पाल की हत्या के बाद भी टूटी तो नहीं है अभी तक? नहीं, हम बिल्कुल गवाही देव, कोर्ट में देव, हमका योगी जी पर भरोसा है, तभी तो हमारा दिल बढ़ गया कि नहीं, सरकार हमारे सबके साथ में है, खड़ी है। और वैसे ही सरकार की जरूरत है कि इनका मट्टी में एकदम मिला दें, जैसे मट्टी में कहे नहीं कि हम लोगन सुकून से रहे तो पाई। हम बहुत धमकी देते हैं, हम बहुत डरे हुए हैं। अतीक गैंग की तरफ से लगातार मिल रही धमकी की वजह से रुखसाना सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं बढ़ी तो वो कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगी। अतीक के गुर्गों पर इनके घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप है। हमारी सुरक्षा हो और हम कोर्ट तक गवाही दे पहुंच जाए, बस चाहे मर जाए तो फिर हमका कोई गम नहीं ना। कि 18 साल से हम बहुत परेशान हुए, हमका बहुत तोड़े के कोशिश कहें, अभी आजकल कहें पैसा ले ले, हम कहा ना, हम बिल्कुल न लेब, हम गवाही देव, हम गवाही दे देव, चाहे हमका मार डाया। राजूपाल हत्याकांड में गवाही देने के बदले में रुखसाना का परिवार 18 सालों से अतीक गैंग का आतंक झेल रहा है। सिर्फ रुखसाना ही नहीं बल्कि उनका परिवार ये आतंक झेलने को मजबूर है। उनके कई परिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। रुखसाना का कहना है कि अतीक के गुनाहों में शाइस्ता परवीन भी बराबर की भागीदार है। परवीन सब तो कराए नहीं, परवीन सहिस्ता से सब कराए नहीं, और वही सबसे धमकी देवती ही, सब कुछ करौती ही, पैसा के लालच देती ही, ऐसे करती ही। जब नहीं टूटा तो इधर उमेश का मरवाई दी। हम लोगन अपने दर पर खड़ी रही कि गवाही दे के तब मरब, ऐसे न मरब। राजूपाल की हत्या के बाद से ही उस केस से जुड़े कई लोग अतीक गैंग के निशाने पर हैं, जिनमें मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। तो दूसरी तरफ अब इस केस की चश्मदीद रुखसाना भी गैंग के निशाने पर है। यानी साफ है कि अतीक के खिलाफ गवाही देने वालों को उसके गुर्गे लगातार धमकियां दे रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल में बैठा अतीक अपने गुर्गों के सहारे उन लोगों को सता रहा है जिससे उसे खतरा है। जिसके बाद एक एक करके राज अब सामने शुरू हो गए। बड़ी खबर जो मिल रही है वो इस वक्त आपको बता दूं, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश दरअसल बरेली जेल में रची गई थी। वही बरेली जेल जहां पर अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश अशरफ ने जेल में बैठकर
रची थी, वहां उसके गुर्गे पहुंचे थे और उन सब के साथ बैठकर बाकायदा एक मीटिंग चली थी, लंबी चली। इस बैठक में कौन कौन शामिल था वो भी आपको बताते हैं। इस बैठक में गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है वो शामिल था, असद बैठा था, गुलाम बैठा था, विजय उर्फ उस्मान चौधरी बैठा था और इन सब की मुलाकात अशरफ से जेल के अंदर हुई थी। 3 घंटे तक इस बैठक में बाकायदा ये प्लानिंग रची गई थी, कहां से आना है, किधर को जाना है, कहां पर घेरना है, पूरी रेकी करने का प्लान और फिर उसके बाद कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो तस्वीरें सबके सामने। अब एक एक करके राज जो सामने आ रहा है वो न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे अशरफ ने, जो कि अतीक का भाई है, बरेली जेल में बंद है, उसने अपने गुर्गों को बाकायदा जेल में बुलाकर उनके साथ एक लंबी बैठक की जेल के अंदर। मतलब कैसे सुख सुविधाएं पहुंचती रही हैं अतीक के पास। इसके पहले भी उदाहरण हमने आपको दिया कि कानून तक उसके सामने, कानून के रखवाले उसके सामने थर थर कांपते थे। और अब अहम खबर कि अशरफ ने ये पूरे हत्याकांड की साजिश रची, वो भी जेल में बैठकर। बमबाज भी वहीं मौजूद था। उमेश पाल हत्याकांड में जिसने बम चलाया, गुड्डू मुस्लिम, वो भी वहां पर बैठा हुआ था। इसके अलावा असद, गुलाम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी। अब इन सब तक पुलिस को पहुंचना है। जेल में बैठकर प्लानिंग बाकायदा रची गई और ये बैठक 3 घंटे तक चली। 8 लोग इस बैठक में शामिल रहे और ये तय हुआ कि उमेश पाल को मार देना है, क्योंकि वो बात नहीं मान रहा है अतीक की, वो मुकर नहीं रहा है, वो अब भी गवाही देने जा रहा है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक के गुनाहों का जुर्म सामने आ जाएगा, और उसी को छुपाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, 3 घंटे तक जेल के अंदर बैठक चली। देखिए, एक बड़ी जानकारी इसमें निकल के सामने आ रही है कि जो अतीक अहमद है, जिसका पूरा परिवार जो है जो फरार चल रहा है, उस मामले में एक बड़ा इनपुट मिला है यूपी एसटीएफ को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई की है और जो अतीक अहमद के बेटे के मददगार हैं उनकी धरपकड़ यहाँ से की गई है। कुछ लोगों की पहचान जो है वो भी की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि इस हत्याकांड अतीक का जो एक बेटा है असद, वो साउथ दिल्ली के एक अपने मददगार के यहाँ रुका हुआ था और उसके बाद यहाँ से उसने यूपी का रुख किया था जाने के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ टेक्निकल सर्विलांस के जरिए यूपी एसटीएफ के साथ वहां पर रेड की, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन घर में ये रुके हुए थे। बिल्कुल, हाँ, मतलब हर जगह अतीक के लोग हैं, वो चाहे दिल्ली है, बरेली है, उत्तर प्रदेश में तो साम्राज्य ही उसका है, लेकिन अब ये साम्राज्य खंड खंड हो रहा है।